अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल खौफनाक एंड फिक्शन नॉवेल्स बाय नादिया। आई होप कि आप खुश होंगे और खैरियत से होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आइए कहानी को शुरू करते हैं। ये कहानी हारिस ने हमसे शेयर की है। वो कहते हैं कि अवैस मेरा कज़न था और ये वाक़या उसके साथ पेश आया था। उसने बताया कि मैं और मेरे दोस्त सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम के बाद अब फ्री थे, इसलिए मैं, अरमान और तलहा और तलाल ने एक प्लान बनाया कि क्यों ना हम मरी के पहाड़ों की सैर को जाएं और वहाँ 2-3 रातें गुजारें और खूब इंजॉय करें। हमने मिलकर मुश्तरका एक डेट फिक्स की ट्रिप के लिए और तलाल की गाड़ी पर वहाँ जाने का डन हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब अमीर घरानों से ताल्लुक़ रखते थे, लिहाजा हमें पैसों की कोई फ़िक्र न थी। घर वालों ने भी बखुशी इजाज़त दे दी, क्योंकि उनके ख़्याल में हम पेपरों से थके हुए थे और अब तफरीह तो हमारी बनती थी। हम दोपहर को अपने शहर से निकले। हमारे शहर से मरी का बहुत ज़्यादा फासला था। इसके अलावा हम मरी सीधे रास्ते से नहीं जा रहे थे, बल्कि मैं रास्ते में आए खूबसूरत मकामात का नज़ारा करते हुए मज़े से जा रहे थे। रात 10 बजे हम सड़क के किनारे बने हुए ढाबे नुमा होटल पर डट कर खाना खाया और कुछ देर बाद सस्ताने के बाद वहाँ से रवाना हो गए। मुझे ये कहते हुए अब शर्म महसूस हो रही है कि हम अमीरों की बिगड़ी हुई औलादें हैं, इसलिए इतने ज़्यादा पारसा भी न थे और हमने कहीं से शराब का भी इंतज़ाम कर रखा था। गाड़ी अरमान चला रहा था और बड़ी तरंग में था और गुनगुना रहा था। तलाल ने आवाज़ देकर कहा कि ओए तलहा, ज़रा एक पैक तो बना कर दे, बड़ा दिल कर रहा है। मैंने इन्हें रोकने की बड़ी कोशिश की कि वो ऐसी किसी भी हरकत से बाज रहें, क्योंकि अब पहाड़ी इलाका शुरू हो रहा था और गाड़ी को कोई हादसा भी पेश आ सकता था, लेकिन उन्होंने मेरी एक न सुनी और शराब से लुत्फ़अंदोज़ होते रहे। और अरमान भी 1-2 गिलास खाली कर चुका था, जबकि वो इस ख़तरनाक रास्ते पर ड्राइविंग कर रहा था। मैं भी ज़्यादा देर नसीहतें न कर सका और ख़ुद भी उनके साथ शामिल हो गया और एक आध पैक मैंने भी हलक से चढ़ा लिया। जल्द ही मैं और तलहा, जो पिछली सीटों पर ऊँघ रहे थे, और अरमान और तलाल अपनी डोलती हुई निगाहों को सड़क पर मरकूज़ रखे हुए थे। चारों तरफ घटाटूप अंधेरा छाया हुआ था। काफ़ी देर बाद कोई गाड़ी गुजर रही थी। अरमान को शराब की खुमार की वजह से गाड़ी को काबू करने में दुश्वारी हो रही थी। वो हद्दुल इम्कान गाड़ी को काबू में रखने की कोशिश कर रहा था कि अचानक एक मोड़ काटते हुए सामने ही एक लड़की दिखाई दी। अचानक उस लड़की को सामने देखकर, जो कि हाथ हिला हिलाकर रुकने का इशारा कर रही थी, हवास बाख्ता हो गया और ब्रेक पर पाँव रखने की बजाय उसने गलती से रेस पर पाँव रख दिया, जिसकी वजह से गाड़ी की रफ्तार एकदम तेज़ हो गई और लड़की को सामने से हटने का मौका भी नहीं मिल सका और गाड़ी उसे कुचलती हुई एक ढलवान के साथ टकराई और बंद हो गई। अचानक लगने वाले झटके से हम तीनों, जो गुनूदगी में थे, हड़बड़ाकर उठ गए। तलाल ने चिल्लाकर पूछा, क्या हुआ? अरमान, जो हैरत से साकित बैठा था, वो ये समझने की कोशिश कर रहा था कि हुआ क्या है, उसने तलाल की तरफ देखा और खौफ से बोला, यार, कोई लड़की गाड़ी के नीचे आ गई है। तलाल ने बेयकीनी से उसकी तरफ देखा और बोला, क्या कह रहे हो? मैं सच कह रहा हूँ यार, वो पीछे सड़क पर जो मोड़ है वहाँ वो अचानक सामने आ गई थी और मैं हवास बाख्ता हो गया था और गलती से एक्सीलेटर पर पाँव रख दिया और वो संभल ना पाई और गाड़ी के नीचे आ गई। वो शर्मिंदगी और खौफ के मिले जुले लहजे में बोला। हम चारों जल्दी से नीचे उतरे। हर तरफ मुकम्मल अंधेरा और खामोशी थी। सिर्फ इस लड़की के कराहने की आवाज़ आ रही थी। हम इस आवाज़ की सिमत बढ़े और गाड़ी से 20-30 गज के फासले पर हमें एक लड़की दिखाई दी। तलाल ने जल्दी से टार्च जलाई और करीब से उसका मुआयना करने के लिए नीचे झुका। उसकी हालत बहुत ख़राब थी। उसकी दोनों टांगें तकरीबन कुचली हुई थीं और एक अजीब अंदाज में मुड़ी हुई थीं। एक तरफ से सर बिल्कुल पिचक गया था। गालिबन वो चोट उसे किसी पत्थर से टकराने से लगी थी, लेकिन हैरत की बात यह थी कि इतनी शदीद ज़ख्मी हालत में भी वो अभी तक जिंदा थी। 30 से 25 के दरमियान उसकी उम्र होगी और बिलाशुबा वो पहले खूबसूरत रही होगी, क्योंकि अब तो उसका चेहरे का ज़ाविया बुरी तरह बिगड़ा हुआ था। वो शलवार कमीज़ में मलबूस थी। तलाल अभी उसका मुआयना कर ही रहा था कि वो दर्दमंदाना आवाज़ में बोली, प्लीज़ मेरी मदद करो। आगे रास्ते पर मेरी गाड़ी ख़राब हो चुकी है और मेरे शौहर उतर कर बोनट उठाकर गाड़ी की खराबी तलाश ही कर रहे थे कि इसको किसी सांप ने डस लिया। उसकी हालत बहुत ख़राब है, प्लीज़ हमारी मदद करो।
अपनी हालत इतनी बुरी होने के बावजूद भी उसे अपने मियाँ की फिक्र थी। तलाल देख चुका था कि अब वो तकरीबन मरने वाली है, और दूसरा ये कि वो अपने गले में कोई मुसीबत नहीं डालना चाहता था, क्योंकि गाड़ी उसके ही नाम थी, और अगर वो इस लड़की को किसी हॉस्पिटल में ले जाता तो वहाँ पुलिस को इत्तला दे दी जाती, जिसकी वजह से वो और हम सब बुरी तरह फंस जाते। हमारे चेहरे खौफ से जर्द हो रहे थे। तलाल ने हमें वहाँ से हटाकर एक तरफ ले जाकर कहा, यार, अगर हम इसे अपने साथ अस्पताल ले जाते हैं तो वहाँ पुलिस को इत्तला दे दी जाएगी, और दूसरा मैं ये देख चुका हूँ कि इसकी हालत बहुत ख़राब है और ये चंद लम्हों की मेहमान है। अंधेरे की वजह से उसने हमारे चेहरे भी नहीं देखे हैं, इसलिए इसे यहाँ छोड़ते हैं और आगे निकल जाते हैं। इस कैफियत में हमारे जहन मुकम्मल तौर पर ब्लैंक हो चुके थे। हमें मालूम था कि तलाल खुदगर्जी दिखा रहा है, लेकिन इसके अलावा कोई चारा भी न था। लेकिन मेरा दिल नहीं मान रहा था। मैं इस लड़की को इस तरह छोड़ जाने के हक में नहीं था। लिहाजा मैंने कहा, यार, ये इसकी हालत हमारी वजह से हुई है, इसलिए इसको मुसीबत में अकेला छोड़ना अच्छी बात नहीं है। तलाल ने मेरी बात पूरी भी ना होने दी और बोला, तुम इतने मेहरबान बनने की कोशिश ना करो। तुम्हें अपनी फिक्र करनी चाहिए और हमारी भी। कहीं ऐसा ना हो कि हम सब पकड़े जाएं। इसकी बात सुनकर मैं खामोश हो गया और दिली हमदर्दी के सिवा और कुछ नहीं कर सका, क्योंकि बहरहाल मुझे उन तीनों के साथ चलना था और मुझे उनकी फितरत का भी खूब अच्छी तरह अंदाज़ा था। हम चारों दोबारा चलते हुए लड़की के करीब पहुंचे। लड़की अब उखड़े उखड़े सांस ले रही थी। लड़की ने एक बार फिर इल्तिजाइया नज़रों से हमारी तरफ देखा, लेकिन शायद उसे मेरे चेहरे के अलावा किसी पर भी हमदर्दी की झलक न नज़र आई होगी। उसकी आंखों में मायूसी नज़र आई। हम सब वहीं खड़े उसे बेबसी से मरता हुआ देख रहे थे। मरते वक्त भी उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और उसे देखकर मेरी आंखें नम हो रही थीं। मुझसे उसकी हालत देखी नहीं जा रही थी, लेकिन मैं कुछ करने से कासिर था। अचानक उसकी सांस तेज तेज होने लगी और उसने कहा, पप पप पानी। तलाल, तलहा और अरमान ऐसे ही खड़े रहे, लेकिन मैं उनकी नाराज़गी की परवाह न करते हुए भागकर गाड़ी के अंदर से पानी की बोतल निकाल कर ले आया और लड़की को थोड़ा ऊपर करके पानी की बोतल उसके मुंह से लगा दी। कुछ पानी उसके मुंह में गया और कुछ बह गया। उसने मेरी तरफ तशक्कुर भरी नज़रों से देखा और आखिरी हिचकी लेकर दम तोड़ दिया। दम तोड़ते वक्त मुझे उसकी नज़रों में कहर और गज़ब की झलक सी नज़र आई। चूँकि मैं उसके करीब था तो मैंने ये बात की, लेकिन अब वो मर चुकी थी। मैंने उसका सर आहिस्ता से नीचे रखा और किसी से कोई बात किए बगैर खामोशी से गाड़ी में बैठ गया। वो तीनों भी खौफजदा से आकर खामोशी से गाड़ी में आकर बैठ गए। अब गाड़ी तलाल चला रहा था। हम सबके चेहरों पर उदासी और खौफ के तासुरात थे। हमें इस बात का यकीन नहीं आ रहा था कि हमारे हाथों एक कत्ल हो चुका है। हम सब अपनी अपनी सोचों में गुम थे। अब किसी भी वक्त गरज चमक के साथ बारिश शुरू हो सकती थी। रात के 2 बज रहे थे। पहाड़ी इलाका था। अगर यहाँ बारिश आ जाती तो खतरात और बढ़ सकते थे, क्योंकि ऐसे इलाकों में सड़क पर अक्सर फिसलन हो जाती है और काफ़ी एहतियात से काम लेना पड़ता है। ज़रा सी बेहतियाती से इंसान मौत के सफ़र पर रवाना हो सकता था, क्योंकि एक तरफ ढलवान और दूसरी तरफ गहरी खाइयाँ थीं। तलाल की एकदम आवाज़ गूंजी, अब क्या करें, कहाँ चलने का प्रोग्राम है? तो सब अपनी अपनी सोच से चौंक से गए। तलाल गला खंगारते हुए धीमी आवाज़ में गोया हुआ, लड़की की मौत पर हमारे आसाब बुरी तरह शल हो चुके हैं और मौसम भी काफ़ी ख़राब हो रहा है। किसी वक्त भी बारिश हो सकती है, इसलिए हमें जल्द से जल्द कोई पनाहगाह तलाश करनी होगी। सर्दी अलग बढ़ रही है। इस वाक़ये की बात न जाने क्यों मेरी छठी इस बात की तरफ इशारा कर रही थी कि कुछ बुरा होने वाला है। इसकी बात ख़त्म होने पर तलाल ने उसकी तरफ देखा और कहा, बहरहाल हमें जल्द से जल्द कोई पनाहगाह तलाश करनी होगी और यहाँ से दूर जाना होगा। जाने क्यों मुझे भी बहुत खौफ महसूस हो रहा है। ये कहते हुए उसने गाड़ी स्टार्ट की और गाड़ी रिवर्स कर ली। अब हम सब वापस जा रहे थे और रात किसी जगह गुजारने के बाद जल्द से जल्द अपने घर पहुँचना चाहते थे। वापस गुजरते हुए जैसे ही गाड़ी लाश के करीब से गुजरी तो यूँ लगा जैसे लाश कसमसाई हो। तलाल एक मर्तबा तो कांप सा गया, फिर सर झटक कर उसने अपना वहम समझा और गाड़ी आगे बढ़ा दी। अचानक मूसलाधार बारिश शुरू हो गई और कार हवा के तेज थपेड़ों से इधर उधर हो रही थी। तलाल बड़ी मुश्किल से गाड़ी को काबू में रखे हुए था। इतने में दाएं तरफ
सूलिंग से बना हुआ रास्ता ऊपर की तरफ जाता नजर आया। ये सूलिंग नुमा रास्ते किसी न किसी मकान या कोठी तक जाकर रुकते हैं। ये सोचकर तलाल ने गाड़ी इस रास्ते पर डाल दी। इस रास्ते पर बहुत ज्यादा गले सड़े पत्ते वगैरह पड़े हुए थे और यूं लगता था कि जैसे सदियों से इस रास्ते पर किसी ने कदम न रखा हो। बारिश उसी खौफनाक रफ्तार से जारी थी। आखिर रास्ते का इख्तिताम एक बड़े गेट पर हुआ, जहां एक जंग-आलू ताला लटक रहा था और ये एक खंडरनुमा 2 मंजिला मकान था। तलाल ने करीब ही पड़े पत्थर से वार करके ताले को तोड़ दिया और गेट को खोलकर गाड़ी को अंदर आगे बढ़ा दिया। हम न चाहते हुए भी, कोई पनाहगाह न होने के बावजूद यहाँ पर रात गुजारने का तहैया कर चुके थे और मकान के अंदर दाखिल हो गए। अंदर एक नागवार सी बदबू फैली हुई थी। तलाल ने टार्च रोशन की तो हमने देखा कि दाईं तरफ एक कमरा था, जहाँ से सीढ़ियाँ ऊपर दूसरी मंजिल की तरफ जा रही थीं, और बाईं तरफ 2 कमरे थे। हम लोग एक कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुए। कमरा कबाड़ खाना बना हुआ था। हमने बैग से कपड़ा निकालकर बैठने के लिए कुछ जगह साफ की और एक चादर बिछाकर बैठ गए। तलाल ने कहा कि अब हमें सो जाना चाहिए, 3 बज चुके हैं, कल सुबह जल्द से जल्द घर के लिए रवाना हो जाएंगे। इसके साथ ही हम सब चादर पर आड़े तिरछे लेट गए और चूंकि थके हुए थे लिहाजा जल्दी सब बेखबर सो गए। कोई 4 बजे का वक्त होगा कि अचानक तलाल की आंख खुली। उसे एक अनजाना सा खौफ महसूस होने लगा, क्योंकि ऊपरी मंजिल के कमरे की छत पर किसी के चलने की आवाज़ आ रही थी और मुसलसल आए ही जा रही थी। उसने दोस्तों की तरफ देखा, वो सब बेखबर सो रहे थे। वो आहिस्ते से उठा कि मालूम करे कि क्या माजरा है। वो सीढ़ियों की तरफ बढ़ा और आहिस्ता आहिस्ता ऊपर चढ़ने लगा। वहाँ भी 2 कमरे बने हुए थे। वो दाएं तरफ वाले कमरे की तरफ बढ़ा। जैसे ही वो नज़दीक पहुँचा, आवाज़ आनी बंद हो गई। वो एकदम ही इंतहाई खौफजदा हो गया और पीछे मुड़ा भागने के लिए, तो उसके पाँव उसका साथ नहीं दे सके। वो किसी अनजानी ताकत की वजह से एक ही जगह जम चुके थे। बजाय भागने के वो खुद ब खुद आगे बढ़ा और दरवाज़ा खोलकर कमरे में दाखिल हो गया। जैसे ही वो अंदर आया, दरवाज़ा एकदम बंद हो गया। वो दरवाजे की तरफ भागा और उसे खोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन ऐसा लग रहा था कि किसी ने मनो भारी पत्थर उसके सामने रख दिया हो। अचानक ही पीछे आहट हुई और वो वापस पलटा और सामने का मंजर देखकर उसकी आंखें पथरा गईं, क्योंकि मंजर ही कुछ ऐसा था। वही लड़की जिसे वो सड़क पर बेयारो मददगार लाश की सूरत में छोड़ आए थे, वो उसके सामने खड़ी थी और शोलाबार नज़रों से घूर रही थी। उसकी आंखों से ऐसे खून टपक रहा था जैसे बारिश के बाद दरख्तों के पत्तों से पानी कतरा दर कतरा टपकता है। उसकी टांगें उसी तरह कुचली हुई थीं, लेकिन वो हवा में मुअल्लक नज़र आ रही थी। उसका चेहरा इंतहाई भयानक शक्ल इख्तियार कर चुका था। तलाल की टांगें सुन्न हो चुकी थीं। वो एक ही जगह पर बुत बना खड़ा था। वो जैसे हवा में तैरती हुई उसके नज़दीक आई। उसका चेहरा इंतहाई खौफनाक मालूम हो रहा था। वो भयानक आवाज़ में बोली, तुम्हें इल्म नहीं, जब कोई इंसान बेबसी की मौत मरता है तो उसे क्या महसूस होता है? कोई भी उसकी मदद करने वाला नहीं होता और वो तड़प तड़प कर मर जाता है। आज मैं तुम्हें मौत का मज़ा चखाऊंगी। ये कहते हुए उसने अपने हाथ की उंगली में से एक उंगली उसकी दाएं आंख में घोंप दी। उसने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसके मुंह से खर खर की आवाज़ के सिवा कोई आवाज़ न निकली। लड़की ने दूसरे हाथ की उंगलियां इस्तेमाल की और उसकी दूसरी आंख भी फोड़ दी। इसके बाद उसने उसकी गर्दन दबोच ली। तलाल बुरी तरह तड़प रहा था और खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, पर इस आहिनी शिकंजे से निकल नहीं पा रहा था। अचानक उस लड़की के मुंह से 2 नोकीले दांत निकले और वो उसने तलाल की गर्दन में गाड़ दिए। तलाल जख्मी परिंदे की तरह फड़फड़ा रहा था। लड़की ने उसकी शेरक उधेड़ कर रख दी। आहिस्ता आहिस्ता उसका जिस्म साकित हो गया। उसके मुंह से आखिरी दर्दनाक चीख बुलंद हुई और वो दम तोड़ गया। यकदम तलहा, अरमान और मेरी आंखें बैक वक्त खुली और हमें तलाल की चीख सुनाई दी। तलाल को अपनी जगह न पाकर हम तीनों ऊपरी मंजिल की तरफ भागे और उसी कमरे की तरफ भागे जहाँ से आवाज़ आई थी। मैं भी उनके साथ भाग रहा था। जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला तो हमें एक भयानक मंजर दिखाई दिया। तलाल की शक्ल पहचानी नहीं जा रही थी। उसकी दोनों आंखों के ढेले बाहर की तरफ निकले हुए थे और लकीर की सूरत में खून टपक टपक कर फर्श को रंगीन कर रहा था। उसकी शेरक भी उधरी पड़ी थी और अजियत के सबब उसके चेहरे के नकुश बुरी तरह बिगड़ चुके थे। हाँ, उसके करीब ही उसी लड़की का खौफनाक हैवला हवा में मुअल्लक था। उसकी भयानक शक्ल देखकर
डर कर हम तीनों ने भागने की कोशिश की और जैसे ही हम दरवाजे के नज़दीक पहुंचे मैं तो एक झटके से बाहर गिरा और फिर दरवाज़ा बंद हो गया और तलहा और अरमान दोनों अंदर ही बंद रह गए। अंदर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थीं। मैं दरवाज़ा बुरी तरह पीट रहा था और साथ साथ उसे खोलने की कोशिश भी कर रहा था, मगर वो खुल के ही नहीं दे रहा था। और फिर दरवाज़ा एक झटके से खुद ही खुल गया और अंदर का मंजर देखकर मैं साकित रह गया। तलहा और अरमान भी तलाल की तरह ही अजियत दे मौत का शिकार हो गए थे। उनका भी वही हाल हो चुका था, उनके भी ढेले बाहर थे और उनकी भी शक्ल पूरी तरह बिगड़ी हुई थी। मैं खौफजदा होकर चीखता चिल्लाता हुआ बाहर भागा और किसी न किसी तरह अपनी गाड़ी तक पहुंच गया और फिर न जाने किस तरह मैं घर पहुंचा और फिर वहां पहुंचते ही बेहोश हो गया। एक हफ्ते बाद जब हॉस्पिटल में मुझे होश आया तो मैंने सारी रुदात घर वालों को बताई और आज जबकि मैं अपने दोस्तों को खो चुका हूँ तो सोचता हूँ